नमस्ते साथियों, हिंदी स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखेंगे आज हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसकी आज पहली श्रृंखला है, यानी पहला भाग है इसका। इसी प्रकार हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक दिन एक क्लास इसकी हिंदी साहित्य की इतिहास की अपलोड हो, और जो बीच बीच में ज्योग्राफी से संबंधित कुछ टॉपिक तो चल ही रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत जो टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे, यानी आज इतिहास शब्द का परिचय जानेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और उसकी कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास शब्द के अर्थ एवं परिभाषाएं क्या क्या हैं, तो देखेंगे। इतिहास शब्द का अर्थ, यानी इतिहास, इसका अर्थ देखेंगे। अर्थ क्या है? ये शब्द जो है, इसको जब इसका मतलब संधि विच्छेद करेंगे या अलग अलग करेंगे तो इसमें कितने शब्द बनेंगे? इति, हा और आस, ये बने 3। तो इसमें इति का अर्थ क्या है? इति का अर्थ है ऐसा ही, ऐसा ही। और हा का अर्थ है निश्चित ही, निश्चित ही, यानी ऐसा निश्चित ही। आस का अर्थ क्या है? था, यानी ऐसा ही निश्चित था। या आस माने घटित भी होना है, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऐसा निश्चित ही घटित हुआ। इसका अर्थ हुआ ऐसा निश्चित ही घटित हुआ। यानी इतिहास शब्द का अर्थ क्या है कि इति का अर्थ है ऐसा, हा का अर्थ है निश्चित ही, आस का अर्थ है घटित होना, यानी ऐसा निश्चित ही घटित हुआ था, ये चीज़ कह सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। ये तो हमने अर्थ जाना। इतिहास शब्द की परिभाषाएं अब देखेंगे। इतिहास की परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने क्या दी हैं, और इतिहास के जनक कौन है, ये हम देखेंगे। अच्छा, इतिहास शब्द के जनक कौन है, पहले यही देखते हैं। इतिहास, इतिहास, इसके जनक कौन है? हेरोदोतस, हेरोदोतस, ये तो इसके जनक हो गए। हेरोदोतस क्या है? इसके जनक हैं। यानी इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोदोतस हैं। इन्होंने ही, यानी हेरोदोतस ने, इनकी एक पुस्तक का नाम है, पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इतिहास, इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में ही हेरोदोतस ने इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, यानी सर्वप्रथम प्रयोग किया किसमें? हिस्टोरिका में। किसने किया? हेरोदोतस ने। तो हेरोदोतस का समय क्या है? इनका यानी जन्म और मृत्यु, यानी इनका समय क्या है? कन्फर्म तो एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन कन्फर्म ये है कि इनका समय माना जाता है 484 ईसा पूर्व से 525 ईसा पूर्व। ये समय इनका रहा है। किसका? हेरोदोतस का। यानी हेरोदोतस ने ही सर्वप्रथम इतिहास शब्द का प्रयोग किया। किसमें किया? हिस्टोरिका में किया। और कब किया? हेरोदोतस का समय क्या रहा? 484 ईस्वी पूर्व से 525 ईस्वी पूर्व का इनका समय रहा। तो ये तो इनके बारे में इनके जनक जाना। तो ये इतिहास के जनक कौन हो गए? यानी इतिहास शब्द के जनक कौन हो गए? ये हेरोदोतस हो गए। तो अब आगे देखते हैं। हेरोदोतस ने जो इतिहास शब्द को 4 भागों में बांटा है, अब हम लोग वो देखेंगे।
यानी इतिहास के इन्होंने क्या बताए हैं, इतिहास के 4 लक्षण बताए हैं। कितने? इतिहास के 4 लक्षण बताए। आइए वो देख लेते हैं। इतिहास के 4 लक्षण इन्होंने बताए। पहला क्या बताया था कि इतिहास जो है कैसी विधा है, वैज्ञानिक विधा है। कि वैज्ञानिक विधा है, विधा इन्होंने एक बताया, यानी इतिहास कैसी विधा है, वैज्ञानिक विधा है। दूसरी विधा क्या बताई, ये मतलब इतिहास कैसी है, क्या है, मानव जाति से संबंधित है। तो यहाँ लिख लीजिए मानव जाति से संबंधित, संबंधित, ये इन्होंने बताया कि हेरोडोटस ने। अगला क्या बताया इन्होंने, अगला बताया इन्होंने कि वैज्ञानिक विधा, मानव जाति से संबंधित विधा, फिर क्या बताया, तर्क संगत से विधा माना इन्होंने, तर्क संगत विधा माना, यानी तर्क संगत विधा माना। फिर अगला पॉइंट क्या बताया कि ये शिक्षाप्रद विधा भी है, शिक्षाप्रद विधा माना इन्होंने। यानी इन्होंने 4 जो लक्षण बताए कि इतिहास वैज्ञानिक विधा है, वैज्ञानिक विधा के बाद इतिहास मानव से संबंधित, जो मानव जाति से संबंधित विधा है, ये भी इन्होंने माना। फिर क्या है कि तर्क संबंधी जो विधा है, ये एक पॉइंट इन्होंने माना। एक क्या माना इनका लक्षण कि शिक्षाप्रद विधा है। ये तो इन्होंने 4 लक्षण बताए इतिहास के। अच्छा, इतिहास को इन्होंने किस अर्थ में ग्रहण किया, तो इतिहास को इन्होंने किसके अर्थ में ग्रहण किया, खोज के अर्थ में ग्रहण किया। खोज का, खोज को और क्या कह सकते हैं, गवेषणा भी कहते हैं खोज को। तो हेरोडोटस ने इतिहास को खोज या गवेषणा के अर्थ में भी ग्रहण किया है। तो हमने देखा हेरोडोटस का बारे में जाना, और इन्होंने परिभाषा क्या दी कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। ये तो इन्होंने कहा था अपनी पुस्तक में कि सत्य घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास है। ये तो हमने देखा हेरोडोटस के बारे में। अब एक जो इतिहासकार हुए हैं बिको, बिको का जन्म मृत्यु का समय रहा 1668 से 1774 ईस्वी के आसपास रहा था। ये कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे, नेपल्स। यानी ऐसे ही साइड में लिख लीजिए बिको। बिको का जन्म मृत्यु यानी इनका 1668 से 1774 के आसपास, 1774 ईस्वी, ये तो इनका समय रहा। इनकी पुस्तक का क्या नाम है, इनकी पुस्तक थी एक साइंजा नुओना, साइंजा नुओना, ये इनकी पुस्तक का नाम है, साइंजा नुओना। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बताया इतिहास को क्या किया, ये इतिहास को अतीत से ही संबद्ध मानते थे, बल्कि ना मानकर अतीत से भी जोड़ देते हैं। इन्होंने इतिहास को अतीत से ही संबद्ध न मानकर वर्तमान से भी जोड़ा, वर्तमान से भी जोड़ते हैं। ये तो है बिको महोदय, यानी अतीत से न मानकर वर्तमान से भी ये जोड़ते हैं। और इन्होंने क्या किया, तुलनात्मक पद्धति भी बताई इन्होंने, तुलनात्मक पद्धति, तुलनात्मक
पद्धति की प्रतिष्ठा की इन्होंने, किसने? बिको महोदय ने, यानी तुलनात्मक पद्धति की भी प्रतिष्ठा की। और क्या इन्होंने बताया बिको ने? तो इन्होंने 5 जो प्रकार की भ्रांतियां जो थीं उनसे बचने का इन्होंने उपदेश भी दिया। किसने? बिको ने, जो महान इतिहासकार बिको हैं। इन्होंने जो 5 प्रकार की भ्रांतियां थीं, 5 प्रकार की भ्रांतियां, इनसे इन्होंने बचने के लिए कहा कि इससे एक इतिहासकार को बचना चाहिए। कौन कौन सी थीं? जैसे प्राचीन काल के प्रति अतिरंजनात्मक दृष्टिकोण का त्याग करना चाहिए। अतिरंजनात्मक दृष्टिकोण का त्याग करना चाहिए। एक तो इन्होंने ये बताया, इससे बचना चाहिए। दूसरा इन्होंने क्या बताया? दूसरा बताया कि जातिवाद के अभिमान का भी त्याग करना चाहिए। जातिवाद के अभिमान का त्याग, एक तो इन्होंने ये बताया। तीसरा इन्होंने क्या बताया? तीसरा बताया इन्होंने महापुरुषों को अधिक विद्वान मानने से बचना चाहिए। जैसे कोई महान पुरुष आए, पुरुषों को अधिक विद्वान मानने से बचना चाहिए। यानी ये कन्फर्म नहीं कि वह महापुरुष है, लेकिन वह इतिहासकार होगा या विद्वान होगा, ऐसा इन्होंने कहा कि इनसे भी बचना चाहिए। अगला है 2 जातियों के भावों एवं विचारों की समान। अगला पॉइंट है, अगला इन्होंने क्या बताया कि 2 जातियों के भावों एवं विचारों के उनके समानता के आधार पर। तीसरा चौथा, दो जातियों के भावों एवं विचारों की समानता के आधार पर 2 जातियों के भावों एवं विचारों की समानता के आधार पर उन्हें परस्पर संबंध मान लेना उचित नहीं है। आधार पर उन्हें संबंधित मान लेना उचित नहीं। एक इन्होंने ये बताया। अगला 5वां क्या इन्होंने बताया? पांचवा इन्होंने बताया कि पुराने जो व्यक्ति हैं, पुराने व्यक्तियों मतलब जो बूढ़े व्यक्ति हैं जिन्हें कह सकते हैं, पुराने व्यक्तियों के बारे में यह मान लेना कि पुराने व्यक्तियों के बारे में यह मान लेना कि क्या उन्हें अपने युग का अधिक ज्ञान था। उन्हें अपने युग का अधिक ज्ञान था।
ये भी मतलब उचित नहीं इन्होंने माना। तो ये तो इन्होंने 5 कारण बताए थे। यानी इन्होंने पहला कारण क्या बताया था कि पहला कारण प्राचीन काल के जो प्रति हैं इन्होंने अतिरंजनात्मक दृष्टिकोण का त्याग करना, ये भी एक बताया था। दूसरा इन्होंने बताया था कि जातिवाद का जो अभिमान है उसे भी त्याग करना चाहिए। अगला इन्होंने क्या बताया था, तीसरा महापुरुषों को अधिक विद्वान मानने से भी बचना चाहिए। चौथा क्या बताया, दो जातियों के भावों एवं विचारों के समानता के आधार पर उन्हें परस्पर संबंधित मान लेना, ये भी अच्छा नहीं इन्होंने माना। अगला 5वां क्या माना कि जो पुराने व्यक्तियों के बारे में मतलब यह मान लेना कि वो उस समय के अपने समय के सर्वोच्च विद्वान थे, ऐसा भी उचित नहीं है, इन्होंने ये चीज़ बताई है। तो ये तो इतिहास संबंधित कुछ तथ्य देखे। अभी और देख रहे हैं, 1-2 कवियों को और देखेंगे। आज के अगले जो हैं हमारे हिंदी में चल रहे हैं तेन महोदय। आज के अगले हैं तेन इतिहासकार। इनका समय है 1828 से 1893 के आसपास। यानी इनका समय क्या रहा है, 1828 ईस्वी से 1893 ईस्वी के आसपास लगभग रहा है इनका समय। किसका, तेन महोदय का। इन्होंने क्या किया था, विधेयवादी पद्धति का जन्म दिया। विधेयवादी पद्धति को जन्म दिया किसने, तेन महोदय ने। यानी विधेयवादी पद्धति को जन्म दिया किसने, तेन महोदय ने। अच्छा, इन्होंने विधेयवादी पद्धति को जन्म क्यों दिया, यानी रोमांटिसिज्म के विरोध में विधेयवादी पद्धति का जन्म हुआ था। यहाँ पे लिख लीजिए, रोमांटिसिज्म के विरोध में विधेयवादी पद्धति का जन्म हुआ। यानी ये भी एक बन सकता है जन्म क्यों हुआ, यानी रोमांटिसिज्म के विरोध में विधेयवादी पद्धति का जन्म हुआ था। अच्छा, इस पद्धति में क्या होता है, इस पद्धति में जो है, इस पद्धति में जाति, वातावरण एवं क्षण इस पद्धति में जाति, वातावरण एवं क्षण को विशेष महत्व दिया जाता है। इस पद्धति में जाति, वातावरण एवं क्षण को विशेष महत्व दिया जाता है, विशेष महत्व दिया जाता है। यानी किस पद्धति में जाति, वातावरण और क्षण को विशेष महत्व दिया जाता है, तो विधेयवादी पद्धति में जाति, वातावरण और क्षण को विशेष महत्व दिया जाता है। एक इनकी परिभाषा भी है, तो आइए वो परिभाषा भी लिखते हैं। परिभाषा इनकी क्या है कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए
किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक वातावरण एवं राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। इन्होंने क्या क्या बताया कि किसी भी साहित्य का इतिहास करते समय वहाँ के जातीय परंपराओं, सामाजिक वातावरण और जो है उसका राष्ट्रीय रूप से और जातीय परंपराओं के आधार पर सभी का अध्ययन आवश्यक इन्होंने बताया। किसने? तेन महोदय ने बताया है। अगले इतिहासकार हैं, अब हिंदी की तरफ बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगले इतिहासकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनका समय कब से कब तक रहा? इनका समय 1884 से 1941 ईस्वी तक। 1884 ईस्वी से 1941 ईस्वी, ये तो इनका समय रहा। इन्होंने क्या परिभाषा दी थी हिंदी साहित्य की? कि प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता, वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का साहित्य होता है। साहित्य होता है। ये तो इन्होंने बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। यह परिभाषा दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में। अब आज के अगले कवि हैं डॉक्टर नगेंद्र।